होगा और ये रिग्रेट तुम्हारा 6 जून के जोश से कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि इस बचे हुए 21 दिन में हमारे को किस तरह से ट्रेंड करना है अपने दिमाग को कि हमारा काम बढ़िया हो जाए सर 30 तारीख को जाके, वो भी मैं बताऊंगा आपको। आगे आओ, मैं यहाँ पे आपको एक टू डू लिस्ट दूंगा। अब टू डू लिस्ट कैसे काम करेगी वो मैं आपको बता देता हूं, और ये है तुम्हारा सबसे बड़ा गेम। दिस इज द न्यू गेम ऑफ द आईबीपीएस। हेलो एवरीवन, मैं यशराज सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का वेटरन यूट्यूब चैनल पर। तो आपने थंबनेल पे क्लिक कर लिया, आप आ चुके हैं, यानी कि कहीं ना कुछ स्ट्रेटेजी देखने आए होगे। आज तो स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। 21 दिन में तो पता नहीं क्या ही जादू हो जाएगा और हम तो 21 दिन में खेल कर देंगे, लेकिन जादू हो सकता है, जादू को आप हकीकत में तब्दील कर सकते हैं इस 21 दिन में, अगर आपने उस चीज को माइंडफुली काम कर लिया जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्या स्ट्रेटेजी है, क्या कहानी है, ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है वो मैं आपको बताता हूं। आईबीपीएस पीओ का मेंस का एग्जाम है हमारा 30 नवंबर को, और जब ये वीडियो पोस्ट होगा उस टाइम से लेके 30 नवंबर तक हमारे पास 20 या 21 दिन कुछ बचेंगे। ठीक है, अब इस टाइम में हम लोग किस तरह से अपने आप को देख रहे हैं। हम लोग काफी परेशान हैं, हम लोग सर समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग सर आरआरबी पीओ में फेल हो चुके हैं, हमारा आरआरबी पीओ क्लियर हो चुका है, हमारा इंटरव्यू भी है, मेंस का एग्जाम भी है, काफी तरह के द्वंद हैं, काफी तरह के स्टूडेंट हैं और उनकी काफी तरह की सोच यहाँ पे है जो कि कहीं ना कहीं अलाइन नहीं हो पा रही है। तो हर एक चीज के ऊपर अपन लोग बात करेंगे ये वीडियो, लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं कि इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसको देखिए। मैं गारंटी के साथ 100% बोल सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको YouTube पर और खुद से भी कहीं ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं अब क्या करूं या मैं क्या सर्च कर लूं, मेरे को कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे कि मेरा एग्जाम जो है ना वो क्लैरिटी से मेरे को अंदर से पता पड़ जाए कि एग्जाम क्लियर हो रहा है मेरा, या मैं एक सही ट्रैक पे प्रिपरेशन कर रहा हूं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा सारी चीजें। न्यू गेम ऑफ आईबीपीएस। अब आईबीपीएस का जो नया गेम है ना वो क्या है पता है, वो है रिजल्ट। अब उस रिजल्ट में गेम क्या है, क्योंकि आईबीपीएस कुछ ना कुछ तो गेम कर रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो वो आईबीपीएस जो है वो गेम कर रहा है, लेकिन वो गेम स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है, कि स्टूडेंट के दिमाग में आ नहीं रहा है कि वो गेम हो क्या रहा है। आपके साथ में गेम हो रहा है भाई, कहीं ना कहीं आईबीपीएस जो है वो आपके साथ में कुछ ना कुछ खेल खेल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है क्या लग रहा है, क्वांट मैंने पढ़ लिया, रीजनिंग मैंने पढ़ लिया, जीए में पढ़ ही रहा हूं, इंग्लिश में पढ़ ही रहा हूं, मेरा मेंस का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, नो डाउट बिल्कुल जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव नॉलेज के अलावा क्या वो तुमसे कुछ मांग रहा है? हाँ मांग रहा है। वो क्या मांग रहा है? उसने कुछ तो गेम चेंज किया है। अब ये सारा जो गेम है इसको पूरा समझने के लिए ना आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मैं हर एक चीज यहाँ पे आपको बताऊंगा, उनका कनेक्शन आपको बताऊंगा और किस तरह से आपकी थॉट प्रोसेस होना चाहिए उस चीज के लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेन गेम क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वही सबसे बड़ा कंक्लूजन है और उसको समझने के लिए हमारे को थोड़ी ऐसी चीजें समझना पड़ेंगी जो कि एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए और जो एक स्टूडेंट के अंदर नहीं है। तो मेरे पेड बैचेस में काफी स्टूडेंट हैं और काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्वांट और रीजनिंग में पढ़ाता हूं, उनके क्वांट और रीजनिंग में आंसर्स भी आते हैं, वो आंसर भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी बना रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो एग्जाम है वो निकलना चाहिए। लेकिन अगर मैं उसी स्टूडेंट की बात करूं ना, तो आरआरबी में भी मुझे भरोसा था कहीं ना कहीं, लेकिन उसका क्वांट और रीजनिंग में तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मेंस क्लियर नहीं हो पाए, तो उसका भी हमें रीजन समझना पड़ेगा, इसका भी हमको रीजन समझना पड़ेगा और ये भी हमारा इस आईबीपीएस के गेम का ही पूरा एक पार्ट है। कुछ तो प्लानिंग है, कुछ तो खेल चल रहा है जो हम एक स्टूडेंट के पद पर रह के नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स का जनवरी से लेके अभी तक का जो उनकी दिनचर्या चल रही है, जिस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट कम है, किस में बहुत ज्यादा है, तो वो पूरा मैंने एक ना एनालिसिस किया कि एक स्टूडेंट का माइंड क्या सोचता है। क्योंकि देखो मैं एग्जाम देने जाता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी हैसियत थोड़ी सी स्टूडेंट से ऊपर हो जाती है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मेंस में मैं फोकस होकर एग्जाम देने नहीं जाता हूं, मैं क्वांट और रीजनिंग के उस पे जाता हूं कि यार मेरे को एक ट्रेंड पता पड़े और वो सारी चीजें पता पड़े। तो स्टूडेंट पूरे टाइम क्या सोच रहा है, तो जनवरी से लेके अभी तक काफी एग्जाम हुए, काफी मेंस के एग्जाम भी हुए, काफी प्रीलिम्स के एग्जाम भी हुए, काफी नोटिफिकेशन भी आए और काफी रिजल्ट्स भी आए हैं, और अभी हमारे पास एक और मेंस का एग्जाम है जो कि 30 नवंबर को होने वाला है। तो क्या हमारा सिर्फ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जीए पढ़ने से सिलेक्शन हो रहा है?
अगर हो रहा होता तो ये तो सब लोग कर रहे हैं। तो क्या एक ऐसी चीज है जो वो स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं और जो मैंने एनालिसिस की है वो आपको खुद भी एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। आपके पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन एग्जामिनर उसी टाइम के साथ तो आपके साथ खेल रहा है। मैं बताता हूं आपको। तो मेन गेम क्या है, इसको जानने के लिए हमारे को वीडियो थोड़ा सा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या है भाई। अब देखो क्या होता है कि जोश एंड रिग्रेट। अब एक समय ऐसा होता है कि हमारे को बहुत भयंकर जोश आते हैं। अब वो जो जोश आता है ना, वो हमें आता नहीं है, वो हमारी आदत में शामिल हो चुका है। एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स की अगर बात की जाए ना, तो बैंकिंग एस्पिरेंट क्या सोचता है अपने अंदर कि भाई नोटिफिकेशन आ चुका है, आदत है ये उसकी, नोटिफिकेशन आ गया, बहुत भयंकर जोश आ गया। थोड़े टाइम बाद वो जोश हमारा ठंडा पड़ गया। एडमिट कार्ड आ गया, बहुत भयंकर जोश आ गया, फिर वो जोश हमारा ठंडा पड़ गया। रिजल्ट आ गया किसी भी एग्जाम का, तो हमारा जोश हो गया भाई, चलो प्री का रिजल्ट आ गया, मेंस के लिए एकदम जोश है बेहतरीन वाला, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद हमारा ठंडा पड़ गया। ये स्टूडेंट्स की आदत है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट इन चीजों से जूझ रहा है कि हमारा जो जोश है ना, वो हमारे को जोश बहुत कम टाइम के लिए मिल रहा है, बाकी टाइम के लिए पता नहीं कहां वो जोश हमारा चला जाता है। तो जोश हमारा कुछ-कुछ टाइम के लिए होता है। अब जैसे इस जोश का एक मैं उल्टा वर्ज़न भी आपको बताता हूँ, जो होता है कि हमारे को पहले से जब सब चीज़ें पता पड़ जाती हैं कि नहीं यार, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। वो चीज़ क्या है, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देके आए, जैसे जोश कब-कब आता है, एक तो नोटिफ़िकेशन जब आएगा तब आपको जोश आएगा। दूसरा जब आपका कोई एडमिट कार्ड अगर आ जाए उस एग्ज़ाम का, तो हमारे को जोश आ जाता है कि चलो यार अब तो 10 दिन बाद या 13 दिन बाद, 15 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है। या फिर हमारे पास अगर किसी चीज़ का रिज़ल्ट आ जाता है, तो हमारे को जोश आता है कि चलो यार अब हमारा प्री क्लियर हो गया है, अब हम मेंस के लिए प्रोसीड करते हैं। ठीक है भाई? लेकिन जैसे अगर मैं मान के चलूँ, एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल से आपको बताऊँगा, आपको कहानी के रूप में बताऊँगा, आपको समझ में आएगा। कहानी नहीं है, एक्चुअल में सच घटनाओं पर आधारित है। आरआरबी का हमारा एग्ज़ाम हुआ था, इसी साल के एग्ज़ाम की बात करेंगे, और उसमें आईबीपीएस ने गेम चेंज किया था सेक्शनल टाइमिंग डाल के। प्री में भी सेक्शनल टाइमिंग था और मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग था। आरआरबी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे थे कि यार हमारा ना प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे अटेम्प्ट कम है। अब क्यों उसको लग रहा था? क्योंकि अटेम्प्ट उसके कम है। कहीं न कहीं उसमें नॉर्मलाइज़ेशन वगैरह हो गया या कुछ भी हुआ, उसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, क्योंकि टफ शिफ्ट थी, तो उनको लगता है कि भाई चलो ठीक है। अब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि मैं वीडियो किसी और टॉपिक का बना रहा हूँ, मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ। नहीं तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग बोलने लग जाओगे, नहीं सर हमारे तो अटेम्प्ट ज़्यादा थे, हमारा भी नहीं हुआ आरआरबी। तो वो एक अलग पार्ट है, वो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ उसके ऊपर। लेकिन मैं आना चाहता हूँ मेंस के ऊपर। अब मेंस का एग्ज़ाम हमारा हुआ 29 सितंबर को, ठीक है? यूट्यूब पे भाई साहब हर जगह अक्टूबर में तो रिजल्ट आ ही जाएगा। मेंस का रिजल्ट अक्टूबर में तो निश्चित तौर पर आ जाएगा, दिवाली के पहले ही आ जाएगा। हमने फ़ोन कॉल लगा के देखा है, फ़ोन कॉल पे हमारा दिवाली के पहले रिजल्ट बता रहे हैं। दिवाली के पहले तो रिजल्ट एट एनी हाउ आना ही आना है। दिवाली निकल गई भाई, दिवाली निकल गई। 4 नवंबर को हमारा मेंस का रिजल्ट आता है, किसका? आरआरबी पीओ का, जिसके इंटरव्यू शेड्यूल कर दिए गए हैं आपके 14 तारीख को, 16 तारीख को, यानी कि मोस्टली अगर आप देखोगे तो 10 दिन का ही गैप आ रहा है। सिर्फ 10 दिन का गैप आ रहा है आपके पास। इमेजिन करके देखो एक बार कि एक ऐसा स्टूडेंट जो मेंस का एग्जाम क्लियर करके आया, उसका रिजल्ट इंटरव्यू के 10 दिन पहले दिया जाता है। वो स्टूडेंट जो 20-22 साल से या 25 साल से जिस एटमॉस्फेयर में रह रहा था, जिस तरह से उसका दिमाग काम कर रहा था, जिस तरह से उसने सारी चीजों को देखा है, जिस तरह से उसने तर्क लगाए हैं 20-22 साल में, क्या वो 14 दिन में, 10 दिन में इंटरव्यू में जाके बैठ के वहां पे अपनी तर्क वाली बुद्धि लगा सकता है? क्या वहां पे वो अपना बॉडी लैंग्वेज उतना सही कर पाएगा जो उसने 20-22 साल से जो जिसको कैरी करके आ रहा है वो? ना। तो फिर ये जो जोश हमारे बीच में आया, ये जोश जो हमारे को नोटिफिकेशन पे आया या फिर एडमिट कार्ड पे आया या रिजल्ट पे आया, ये जोश हमारा उस टाइम पे तो डर में बदल गया ना यार। ये जोश तो उस समय डर में बदल चुका है। अब ना तो तुम उस दिन में अपने आप को फिजिकली सही कर पाओगे, मेंटली भी सही नहीं कर पाओगे, और कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिक्कत देंगी, है ना? अब इसमें होता क्या है? जैसे मान के चलो कि मेरे को जोश तो बहुत आ रहा है, अब आरआरबी का मेरा हुआ भी, मैंने आरआरबी का आपको सब कुछ बताया भी कि आरआरबी का रिजल्ट हमारा 4 नवंबर को आया और फिर उसके बाद में हमारे पास टाइम नहीं है। तो अब ऐसे में हमारे पास में जो अब ये बचा हुआ टाइम है ना, उसमें होता है डर। सेम कहानी है आईबीपीएस पीओ की। आईबीपीएस पीओ में क्या हो रहा है भाई? आईबीपीएस पीओ में क्या हुआ? नोटिफिकेशन आया, मजा आ गया सर। फिर इसके बाद प्री का एग्जाम हुआ,
मजा आ गया। प्री के एग्जाम के बाद में आ गई दिवाली। दिवाली के बाद में कुछ जगह पे छठ बनाई जाती है, तो छठ भी आ गई। अब इस समय पे क्या हुआ कि माहौल जो है आपका मेंटली, देखो दिमाग की काम की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जो आपका दिमाग है ना वो कहीं ना कहीं लग चुका है उन फेस्टिवल्स में, या फिर लोगों में, या फिर अपने रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, सब जगह आपका दिमाग जो है ना वो बट चुका है। बट गया भाई। अब यहाँ पे आईबीपीएस पीओ अभी तक क्या नहीं कर रहा है, आईबीपीएस पीओ ने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। रीजन क्या है? जिस तरह से आरआरबी ने 29 सितंबर को मेंस कंडक्ट करवा के अक्टूबर में रिजल्ट ना देके 4 नवंबर को रिजल्ट दिया और बोल दिया कि भैया 10 दिन बाद आ जाओ इंटरव्यू दे दो, उसी तरह से यहां पे रिजल्ट अगर मैं बोलता हूं कि 25 नवंबर को अगर आए रिजल्ट और 30 नवंबर को अगर वो तुमसे मेंस का एग्जाम दिलवा ले, तो इसमें क्या गलती है उसकी? कोई गलती नहीं है। लेकिन गेम तो है, क्योंकि इस समय पे ना उसने आपका जोश खत्म करवा दिया। क्या हम इस जोश को कंटिन्यू कर सकते थे? नहीं। लेकिन हमारा जोश खत्म हो गया। हमारा नोटिफिकेशन के टाइम पे जोश था, एडमिट कार्ड के टाइम पे जोश था, अब अभी हमारा जोश अटका हुआ है, पता है कहां? जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा ना, उस दिन आपका जोश फिर से फूटेगा। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो जो समय होगा, उस समय के बाद मेंस जब तक होगा, वो समय हमारे पास बहुत कम बचेगा। वो रिजल्ट 15 को भी आ सकता है, 20 को भी आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है आपका रिजल्ट। क्या वो जो समय बचेगा मेंस तक के लिए, वो बहुत कम समय नहीं बचेगा? उस जोश का क्या कर लोगे आप? उस जोश में क्या होगा भाई? उस जोश में आप एक ही चीज कर सकते हो, और वही चीज सभी लोग करते हैं, उसके बारे में भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उसमें आपका एग्जाम तो नहीं निकलने के, मतलब निकलने और ना निकलने के चांसेस तो थोड़े से कम है भाई। क्यों? क्योंकि उस समय आपको डर लगेगा, क्योंकि अभी आप रुके हो सिर्फ रिजल्ट के लिए। और रिजल्ट आएगा कब? जब आपका वो जोश बिल्कुल पूरी तरह से डाउन नहीं हो जाता, पूरी तरह से नहीं तोड़ देता जब तक आपको एग्जामिनर, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। मान के चलो आप उसके पीछे फालतू में घूम रहे हो कि हमको रिजल्ट मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, वो नहीं आ रहा है रिजल्ट। रिजल्ट आएगा आपका जब, जब उसका मन करेगा। अब उसका मन कब करेगा? जब उसको पता है कि कैंडिडेट किस तरह से हटाए जा सकते हैं। कैंडिडेट सब्जेक्टिव नॉलेज की वजह से नहीं हटाए जा सकते, तो कैंडिडेट मेंटली तो हटाए जा सकते हैं ना। तो वो मेंटली हटाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? और ये जो जोश है ना, 30 तारीख को जब आप एग्जाम दोगे ना भाई, तो 30 तारीख को एग्जाम जब आप दे रहे होगे, तो वो डर से दे रहे होगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जब 1 जनवरी को, अब जैसे 1 जनवरी को हमारा आरआरबी वाला जो है, आरआरबी वाले को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना डिकोड करता हूँ। आरआरबी का हमारा 29 सितंबर को एग्जाम हुआ मेंस का, और हमारे पास 4 नवंबर को इसका रिजल्ट आया, और बोलते हैं कि भैया 16 नवंबर के आसपास में हमारा इंटरव्यू है, ठीक है। कुछ कुछ लोगों का 14 नवंबर को भी है, जहां तक मुझे सुनने में आया कि 16 नवंबर को हमारा इंटरव्यू है। 10 दिन का दरमियान में लेता हूं, इस 10 दिन में आपको इंटरव्यू की तैयारी करना है। वो स्टूडेंट जो कि 20-22 साल से तैयारी कर ही नहीं रहा है इंटरव्यू की, जिसको पता ही नहीं है मेरा माइंडसेट कैसा है, जिसको पता ही नहीं है मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैं तो यार यार करके बात करता हूं, मैं तो अपने टीचर से भी यार करके बात कर देता हूं, मैं तो इतना सैवेज रिप्लाई देने लगा हूं कमेंट सेक्शन में कि मेरे को भी मजा आ जाता है, मैं बहुत डार्क कमेंट करता हूं। तुम्हारी मेंटलिटी जो है, तुम्हारे जो तुम्हारा माइंड प्रोसेस कर रहा है, वो अभी इन सारी चीजों को कर रहा है। 20-22 साल में तुमने ये किया है, और तुम सोच रहे हो कि 10 दिन में तुम इंटरव्यू के लिए बहुत भयंकर कर लोगे। नहीं कर पाओगे। तो 1 तारीख को जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना इसका, इस चीज का, तो उस समय सिर्फ रिग्रेट होगा, और ये रिग्रेट तुम्हारा 6 जून के जोश से कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि 6 जून को हमारा नोटिफिकेशन आया था इसी आरआरबी एग्जाम का। जिस आरआरबी एग्जाम में 6 जून से तुम लोग बिल्कुल लगे थे ना, 6 जून एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड रिजल्ट, ये वो फलाना ढिमकाना चीजें, कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन, उसमें जो जोश आता था ना तुम्हारे को, वो रिग्रेट इधर पे इतना भयंकर होगा ना कि तुम लोग उस चीज को संभाल नहीं पाओगे। और वही रिग्रेट तुमको यहाँ पे 30 नवंबर को भी हो जाएगा, जिस दिन तुम मेंस दे के आओगे, और मेंस के बाद जब तुम इसका भी इंटरव्यू दोगे। तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज कि जब भी नोटिफिकेशन आ रहा है, उसी दिन से हमारे को कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन इस तरह से रखना है कि अपना बिहेवियर, अपना बॉडी लैंग्वेज, अपनी सारी चीजें उस तरह से आपको बनाना है जिस तरह से एक बैंकर की होना चाहिए, या फिर एक ऑफिसर की होना चाहिए। हमको तो लगता है कि नहीं, हम तो कुछ भी कर लेंगे भाई, हम तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त, है ना? तो ये जोश वर्सेस रिग्रेट की जो लड़ाई है ना, ये चलती रहेगी अगर आप इसके ऊपर काम करना चालू नहीं करेंगे, क्योंकि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब पढ़ रहे हैं, सबके सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हो? आगे देखो, आगे है करंट अफेयर। अब देखो, अभी मैंने एक बात बोली थी कि ये बचे हुए दिन में जो करते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो डिस्ट्रॉइंग द गेम। अब करंट अफेयर डिस्ट्रॉइंग द गेम कैसे हो सकता है सर? ये अब इसलिए हो सकता है क्योंकि टफ आ रहा है।
ये इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछले काफी टाइम से करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, उनके सोर्सेस पता नहीं पड़ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए डिस्ट्रॉइंग द गेम है? नो, ये डिस्ट्रॉइंग द गेम इसलिए नहीं है। मैं आपको बताता हूं इसका बहुत बढ़िया लॉजिकल मीनिंग क्या है, और एक एग्जामिनर जो चाहता है वो क्या चाहता है तुमसे करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य में, वो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। करंट अफेयर, अब जैसे देखो हमारा कोई एग्जाम हुआ, जैसे अभी अभी हालिया कंडीशन में अगर मैं बात करूं, तो हालिया कंडीशन में अभी आईबीपीएस पीओ के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट तो हमारे पास है नहीं, लेकिन तब भी हम तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि करना पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट नहीं है तो रिजल्ट कभी ना कभी तो आएगा, 30 नवंबर के पहले तो आएगा, इतना निश्चित है, लेकिन कब वो नहीं पता। तो हम यहाँ पे जब तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट हम क्वांट भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जीए कहीं ज्यादा पढ़ रहे हैं। जीए हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। कहीं इतना ज्यादा जीए पढ़ने से हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो कमजोर तो नहीं हो रही? शायद इतना करंट अफेयर पढ़ने से हमारा माइंड का वो वाला पोर्शन तो वर्क नहीं कर रहा है जिसमें चीजें रटी जाती हैं बस। क्या हम अपने माइंड की वो वाली सेल तो एक्टिव नहीं कर रहे हैं इस समय में जिसमें सिर्फ चीजें हम रट सकते हैं, हम कोई नई चीज इनोवेटिव वाली जो चीज आती है उसको अप्रोच नहीं कर सकते? अब हम एक चोट यहाँ पे क्वांट रीजनिंग और ये सब पढ़ रहे हैं, नो डाउट हम मॉक भी लगा रहे हैं, हमने बहुत सारे मॉक लगाए हैं सर, लेकिन लेकिन कि क्या हम करंट अफेयर को इतना टाइम देके, अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि करंट अफेयर को आपको टाइम नहीं देना है, बिल्कुल देना है आपको टाइम, लेकिन सिर्फ करंट अफेयर को टाइम देके क्या हम अपनी ये लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं भाई? क्या यही चीज जो है जो मेंस में आपको पार करवाती है? क्योंकि क्वांट के पूरे सेक्शन में, रीजनिंग के पूरे सेक्शन में यही चीज आपको काम करवाएगी। कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन इजी है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तभी आप पता कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन मेरे को उठाना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं उठाना है, वो भी इसी से होता है। तो ये जो हमारी रटने वाली जो प्रोसेस है, जो हमारा माइंड जिसको हम ट्रेंड कर रहे हैं एज अ रटने के परिप्रेक्ष्य से, वो कहीं हमारे को डाउन तो नहीं लेके जा रहा है भाई, कहीं ये हमारे गेम को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा है भाई? हाँ जी, समझ में आ रहा है? कहीं ये हमारे को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा है? चलो, अब इसमें मैं आपको एक रीजन बताता हूं। देखो होता क्या है कि एक स्टूडेंट है जिसने प्री क्लियर किया या प्री का एग्जाम दिया, उसका क्वांट भी बहुत अच्छा था, रीजनिंग भी बहुत अच्छा था और इंग्लिश भी बहुत अच्छा था। ये इसके एकदम अच्छे सब्जेक्ट हैं, एकदम परफेक्ट सब्जेक्ट हैं इसके, ठीक है। अब इसके बाद इसने मेंस की तैयारी करी और मेंस में ये क्वांट भी पढ़ रहा है, रीजनिंग भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है और जीए भी पढ़ रहा है, ये सारी चीजें पढ़ रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जीए को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहा है। अब ये तवज्जो क्यों दे रहा है, उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीजें हमारी रिजल्ट से ही कनेक्टेड हैं, क्योंकि एग्जामिनर की चाहत क्या है भाई? देखो एग्जामिनर क्या चाह रहा है, एग्जामिनर चाहता है कि भाई मैं तो रिजल्ट दूंगा लेट, क्योंकि ये सब्जेक्टिव बेस पे मेरे को इसको आउट ही नहीं करना है बच्चे को ना। तो आपको ये मेंटेलिटी समझना पड़ेगी कि अगर आप इतने टाइम से एग्जाम दे रहे हो और तब भी एग्जाम अगर क्लियर नहीं हो रहा है, तो भैया इसमें कमी नहीं है आपके, कमी कहीं ना कहीं ऐसी चीज में है जो आपको पता भी नहीं पड़ रही है, और एक स्टूडेंट के पद पे रहते हुए आपको वो चीज पता पड़ना चाहिए। और यही चीज मैंने जनवरी से लेकर नवंबर तक उस स्टूडेंट में और कुछ स्टूडेंट में मैंने एनालाइज किया, और वो इसी चीज की कमी निकली है। जानते हो क्या? क्योंकि एग्जामिनर तो चाह रहा है कि मैं तो जितना लेट एग्जाम दूंगा ना, रिजल्ट, किसी भी एग्जाम का रिजल्ट अगर मैं लेट दूंगा, तो वहां पे मेंस के लिए जो टाइम बचेगा वो बहुत कम बचेगा। अब इस बचे हुए टाइम में जो बच्चा करता है, जो मैंने यहां पे आपको बताया था कि बचे हुए टाइम में क्या करते हो आप, बचे हुए टाइम में आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो, विच इज जीए। अब सिर्फ जीए कर सकता हूं। मान के चलो एक सिचुएशन सेट करता हूं, 20 तारीख को आपका रिजल्ट आता है, आईबीपीएस पीओ का 20 नवंबर को आपका रिजल्ट आया, 30 नवंबर को आपका एग्जाम है। इस बचे हुए 10 दिन में तुम क्या करोगे? क्वांट कर नहीं सकते क्योंकि कंसेप्चुअल चीज है, रीजनिंग कर नहीं सकते, कंसेप्चुअल चीज है, टाइम ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा मांगती है, मॉक लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पजल कर लोगे, 2 या 3 तो तब भी मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी। तो मॉक में क्वेश्चन ज्यादातर इसके अटेम्प्ट ही नहीं होंगे, तो तुम्हारे पास चारा बचता है कि सिर्फ करंट अफेयर कर लेते हैं, जीए कर लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा, और उस काम बनने के चक्कर में काम बिगड़ जाता है। क्यों? आपकी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब नस्ते नाबूद हो जाती है आपकी। आप वहां पे जब एग्जाम में बैठते हो ना, तो क्वांट का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपको डर लगता है। रीजन? आपकी अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो चुकी है, आपकी अप्रोच गड़बड़ हो चुकी है, आप खेल ही समझना भूल गए हो, आपने एक्चुअल में खेल समझा ही नहीं। अब बस हम जब एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो हमको पता है क्या लगता है कि यार किसी चीज में कमी रह गई होगी, कोई सा पेड कोर्स ले लेता हूं, शायद ये कमी पूरी हो जाए, शायद ये कमी पूरी हो जाए। लेकिन जो पेड कोर्स तुम ले रहे हो, क्या शायद वहां पे इस तरह से तुम्हारे को बताया जा रहा है कि तुम किस वजह से फेल हो रहे हो? मैं क्वांट रीजनिंग पढ़ाता हूं, मैं क्वांट रीजनिंग का पेड बैच भेज दूंगा, इसी वजह से तुम फेल हो रहे हो। इंटरनली बात क्या है?
इंटरनली बात यह है कि स्टूडेंट उस तरह से लॉजिकल थिंकिंग का यूज ही नहीं कर रहा है, वो माइंडसेट अपना सेट नहीं कर पा रहा है, वो बचे हुए दिन में सिर्फ एक चीज के पीछे पड़ा हुआ है। वो बचे हुए दिन क्यों बचे हैं उसके पास, तुमको पता है क्या? ये बचे हुए दिन सिर्फ तुम्हारी वजह से बचे हैं। जो तुमको जोश आता है ना रिजल्ट से, वो जोश तुम्हारे को आ नहीं रहा था, रिजल्ट आया, क्लियर हो गया, जोश आ गया, करंट अफेयर पे पूरा जोश निकाल दिया। जबकि तुम क्या कर सकते हो, अभी रिजल्ट नहीं है, तुम सारे सब्जेक्ट को कर सकते हो, लेकिन नहीं करेंगे। हम अभी भी करंट अफेयर कर रहे हैं, जोश आएगा उसके बाद भी करंट अफेयर करेंगे। कितना करंट अफेयर करेंगे? करंट अफेयर करने से जो हमारी माइंड है ना, वो ये सारी चीजें लूज कर देता है भाई। और ये सारी चीजें जब लूज हो जाती है ना, तो मेंस के एग्जाम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। 2.5 घंटे बैठना है तुम्हारे को यार, आधे घंटे तो टाइप करना है, और वहां पे टाइप करने में रटी हुई चीजें नहीं आती हैं। आप क्या इनोवेट कर सकते हो, क्या वहां पे स्ट्रक्चर बना सकते हो, वो सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी नॉलेज होती है। लेकिन आपका माइंड वर्क कर रहा है रटने वाली विद्या के ऊपर। आप सोचो यहां पे थोड़ा सा, आपने अपने माइंड को किस तरह से ट्रेंड कर रखा है। तो इस बचे हुए 21 दिन में हमारे को किस तरह से ट्रेंड करना है अपने दिमाग को कि हमारा काम बढ़िया हो जाए सर 30 तारीख को जाके, वो भी मैं बताऊंगा आपको। आगे आओ। मेंटल प्रेशर क्या है? मेंटल प्रेशर क्या होता है? अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, 2-3 पॉइंट मैं आपको बताता हूं। पहला, हम सर मॉक लगा रहे हैं, लेकिन मॉक में हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये मेंटल प्रेशर है। मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये मेंटल प्रेशर है। दूसरा, मॉक में हम कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, उस क्वेश्चन में हम स्टक हो जा रहे हैं, ये मेंटल प्रेशर है। ये मेंटल प्रेशर है। ठीक है। तीसरा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमको बुरा लगे तो लग जाए भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुमको बुरा लगे तो लग जाए। आज के टाइम पे जो स्टूडेंट है ना, कुछ ही परसेंटेज स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीरियसली बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं अपने टीचर पर, अपने एजुकेटर्स पर, अपने मेंटर्स पर। बाकी सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि अरे यार, मॉक लगा लेंगे यार, हो जाएगा काम। 10 मॉक लगा लूंगा इसके, हो जाएगा काम। 20 मॉक लगा लूंगा, हो जाएगा इसका काम। लेकिन उससे नहीं होता है भाई। वो टीचर से अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझने लगा है आज के टाइम का स्टूडेंट, जानते हो? किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि यार ये क्या बताएगा यार, मैं तो खुद कर लूंगा। और खुद कर कैसे रहे हो? खुद कर कैसे रहो, वो भी मैं आपको बताता हूं। बढ़िया तरीके से सोफे पे बैठे हो, सोफे पे बैठ के टेस्ट चल रहा है, ठीक है। लेट के टेस्ट चल रहा है, नीचे शॉर्ट पहन लिया, टेस्ट चल रहा है, टेस्ट के बीच में कॉल आ गया, पॉज कर दिया, टेस्ट चल रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ये सारी चीजें उधर 2.5 घंटे में तो कर नहीं पाओगे तुम। मतलब तुमने आज तक ऐसा कोई भी मॉक नहीं दिया है जिस तरह से तुम अपना एग्जाम देते हो, पहली बात तो। और अगर तुमने उस तरह से एग्जाम के तरह से मॉक दिया है, तो ये मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो मेंटल प्रेशर का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? ये मॉक। ये मॉक, मॉक लगाने का तरीका, आपको अपने टीचर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि टीचर आपको सिखाता है भाई अप्रोच, क्योंकि आपको अप्रोच भी तो नहीं आती। आपको अप्रोच नहीं आती है, इस अप्रोच के चक्कर में भी तो मेंटल प्रेशर हो रहा है। मान के चलिए कोई क्वेश्चन मैंने उठा लिया और क्वेश्चन में मैं स्टक हो गया, 10 से 15 मिनट मैंने दे दिए, 45 मिनट का रीजनिंग का, सॉरी 60 मिनट का हमारा रीजनिंग का सेक्शन था, 15 मिनट मैंने उसमें दे दिए, 45 मिनट बचे, मेरे हाथ में क्या है? शून्य। मेरे हाथ में शून्य है। अब उस मॉक में मेंटल प्रेशर होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताओ। मैंने आगे की पजल उठाई, 10 मिनट मैंने उसमें दे दिया, 5 मिनट मैंने दे दिया, उसकी में भी मैं पजल में स्टक हो गया, मेरे हाथ में फिर से शून्य। मैं अपना कभी करीबन करीबन 20 से 25 मिनट दे चुका हूं और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अब क्यों नहीं होगा मेंटल प्रेशर? बिल्कुल होगा। तो आपको कहीं न कहीं अप्रोच की भी कमी थी, उस वजह से आपको मेंटल प्रेशर हो रहा है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से कि यार हम जो जिस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें सही हैं या नहीं? क्या हम उस मेंटल प्रेशर से जीत सकते हैं कि नहीं? एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। एक इंटरव्यू में या कहीं पे भी तो विराट कोहली ने कहा था कि यार देखो, आप जो भी गेम खेल रहे हो ना, अब एक स्टूडेंट का गेम क्या है? स्टूडेंट का गेम है अपना स्टडी करना, और वो भी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जिस एनवायरनमेंट में आपकी असली परीक्षा होती है। आपका एनवायरनमेंट क्या है परीक्षा का? एक परीक्षा का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप वहां पे हिल नहीं सकते। जब आपका एग्जाम चल रहा है, वहां पे कुछ और सोचने का तुम्हारे पास वो ही नहीं है, तरीका ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है ना। क्योंकि अगर तुम कुछ और सोचोगे और तुम्हारे को सोचना है वहां पे उस डीआई के बारे में या पजल के बारे में या किसी भी क्वेश्चन के बारे में, तुम वो नहीं सोचोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे को टाइम ज्यादा लगेगा। तुम उतना इफिशियंसी से वर्क नहीं कर पाओगे जितना इफिशियंसी से करना चाहिए तुम्हारे को। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने गेम की रिस्पेक्ट करना पड़ेगी भाई। विराट कोहली ने यही कुछ बोला था कि आपको अपनी गेम की रिस्पेक्ट करना पड़ेगी, और जब से उसने गेम की रिस्पेक्ट की है, कहीं ना कहीं से उसने उस चीज के ऊपर काम किया। उसको ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ ना ऐसी हवाबाजी करता हूं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेटर मैं बन ही चुका हूं, अब मेरे को क्या चाहिए। लेकिन नो दोस्त, नो।
वो वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेटर तभी बना है जब उसने ये सारी जो थिंकिंग है ना इसको बदला है। कोई भी अगर गेम में परफेक्ट है और अगर वो अपनी थिंकिंग को नहीं बदलेगा ना, तो कहीं न कहीं वो अपने उसमें परफॉर्मेंस में डाउन होगा और जब डाउन होगा तो मेंटल प्रेशर होता है और उस मेंटल प्रेशर से आप और डाउन होके जाओगे। मैं हर साल एग्ज़ाम देता हूँ। मैं हर साल क्यों एग्ज़ाम देता हूँ भाई? मैं हर साल कुछ ना कुछ एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस भी करता हूँ। जैसे इस साल मैंने क्यूएसएस इंट्रोड्यूस की है, लास्ट ईयर मैंने मैराथन इंट्रोड्यूस की थी। अब क्यूएसएस मैं क्यों लेके आया और कैसे लेके आया? मुझे पता है भाई। मुझे पता है कि मुझे कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेंगे। मुझे कुछ ना कुछ जो बदलाव एग्ज़ाम में हो रहे हैं, उस बदलाव के इर्द-गिर्द रहते हुए मुझे सोचना पड़ेगा और अपने स्टूडेंट के लिए अगर मैं कंसर्न हूँ, तो मुझे उनको वो चीज़ सिखाना पड़ेगी। तो मैं वो सिखा रहा हूँ भाई। मैं वो चीज़ कर रहा हूँ भाई। और मैं खुशी-खुशी करता हूँ, मैं खुशी-खुशी सिखाता हूँ, खुशी-खुशी मैं कोई भी क्वेश्चन उठा लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि मेंटल प्रेशर वाली चीज़ है नहीं ना दिमाग में, क्योंकि मेरा दिमाग ट्रेन्ड है उस तरह से और आपको भी उसी तरह से ट्रेन्ड करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर आपको तो 1 सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, तो ट्रेन कर ही लोगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ। और रही बात जो 2 सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता हूँ ना, वो एक्चुअल में सब्जेक्ट है भी नहीं बेटा। जो इंग्लिश में पढ़ाता हूँ ना, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से मैं भी एग्ज़ाम क्लियर करके बैठा हूँ, तो मैंने भी पढ़ा ही होगा। और ये ऐसा है जो हर बार तुम्हारे एग्ज़ाम में बदल रहा है, तो वो भी मैंने क्लियर किया है। तो वो जो 2 सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता हूँ, एक्चुअल में उसको सब्जेक्ट मैं मानता भी नहीं हूँ और वो सब्जेक्ट है भी नहीं। समझ रहे हो? और जो 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूँ, नो डाउट। तो आपको भी ये चीज़ समझना पड़ेगी कि अगर हम लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी डेवलप कर लें ना, तो हमारा काम बन सकता है। तो हमारे को उस माहौल में रहना पड़ेगा इस बचे हुए दिन में। तो वो कैसे हो सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, इसके सॉल्यूशन के ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले इधर पे एक टू डू लिस्ट के बारे में मैंने एक चीज़ बना रखी है और इस सॉल्यूशन इस टू डू लिस्ट से ही है। जैसे यहाँ पे जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं, पहला पॉइंट इसके बारे में अभी मेरे को बताना है पूरी डिटेल। जैसे मैंने बताया कि रिग्रेट क्यों होता है हमारे को और हमारे को जोश कब आता है, इस वाली चीज़ का कनेक्शन, इस वाली चीज़ का कनेक्शन और इस वाली चीज़ का कनेक्शन। अब हमारे पास आ जाती है टू डू लिस्ट। अब देखो इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन यही है। सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, परेशानी क्या है पहले ये बताओ? किसी परेशानी का ही सॉल्यूशन होता है ना? परेशानी हमारे पास ये है कि सर हम इस तरह से ना सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। क्या? हमको ऐसा लगता है कि यार ये लॉजिकल माइंडसेट को अगर हम नहीं भी करेंगे, पहली बात तो हमारे दिमाग में नहीं है कि ये लॉजिकल माइंडसेट हमारे को सही रखना है या हमारे को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि हमारा लॉजिकल माइंडसेट चले भाई, क्योंकि एग्जाम ना लॉजिकल हो चुका है। एग्जामिनर लॉजिकल है, एग्जाम लॉजिकल है, तो आप क्यों ट्रेडिशनल मेथड में चल रहे हो? आपके फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ही अगर यही है कि आप लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हो, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हो, आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर भाई सीखे क्या हो तुम? क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जिए बस। इसी से एग्जाम निकलता है क्या? ये तो फिर कोई भी कर लेता है यार। फिर वहां पे क्राइटेरिया क्यों है कि ग्रेजुएट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए? क्योंकि एक एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी एग्जाम का। किसी भी एग्जाम का एक स्टैंडर्ड होता है। अब यहाँ पे ना कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग बोलेंगे, तर्क देंगे मेरे को कि यार इतना टफ हो चुका है बैंकिंग का एग्जाम, ये तो यूपीएससी से भी टफ हो गया, इससे अच्छा तो यूपीएससी कर लेता। तो भाई तू कर ले, क्योंकि तुम्हारे तर्क देने से कोई चीज़ बदल तो जाएगी नहीं। तुमको जो बदली हुई चीज़ है उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा और यही प्रकृति का नियम है। आप उस चीज़ के अनुसार नहीं चलना चाहते हो, लेकिन आपको चलना तो पड़ेगा उस हिसाब से, तब तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा और नहीं चलोगे तो भैया चल रही है दुनिया। एग्ज़ाम होगा, फिर फेल होगे, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर फेल होगे, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर फेल होगे। लगेगा तुमको कि मेरा क्वांट वीक है, रीज़निंग वीक है, इंग्लिश वीक है, जीए टफ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं है भाई। या बैंकिंग का एग्जाम तो बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है कंपैरेटिवली अदर एग्जाम जो इसी पोस्ट पे इसी ग्रेड पे होते हैं, उससे तो हमारा बैंकिंग का एग्जाम बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल का हो रहा है यार। बैंकिंग से तो छोड़ने का मन कर रहा है यार, क्विट करने। अरे भाई पूरा तरह से ट्राई तो कर लेता पहले, तब तो क्विट करेगा तू। सर 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, क्विट तो करना पड़ेगा अब। अरे तो 5 साल 6 साल में बदलाव क्यों नहीं किए? वही मॉक, वही घसीटा, वही क्लासेस, वही पेड कोर्स, वही सब तो करते आ रहे हो तुम। थोड़ा सा उस चीज को समझते तो कि एग्जामिनर कर क्या रहा है और चाह क्या रहा है तुमसे, डिमांड क्या है एग्जामिनर की। एग्जामिनर की डिमांड है 21 साल का व्यक्ति होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, इतने-इतने परसेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, सेक्शनल टाइमिंग आना चाहिए। ये नहीं है एग्जामिनर की डिमांड, ये बेसिक डिमांड है, बट एक्चुअल डिमांड क्या है उसकी? कि उसको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो सुलझा हुआ हो, जिसने नोटिफिकेशन पे उत्पात ना मचाया हो, जिसने रिजल्ट के लिए इधर-उधर फोन ना लगाए हों, जो इधर-उधर देख नहीं रहा हो स्क्रॉल करके कि कब रिजल्ट आएगा। उसको पता होना चाहिए कि एग्जाम के बाद में मेंस का रिजल्ट तुम इंटरव्यू के पहले 10 दिन पहले दे दो या 5 दिन पहले दे दो, मैं तैयार हूं। प्री का रिजल्ट मेंस के 5 दिन पहले दे दो, 6 दिन पहले दे दो, 1 दिन पहले दे दो, कह रहा हूं मैं तो कह रहा हूं सुबह ही सुबह दे दो उसी दिन, तो भी मैं तैयार हूं। वो ऐसा कैंडिडेट चाहता है।
वो ऐसा कैंडिडेट जाता है जो यहां से परफेक्ट है, यहां से परफेक्ट नहीं चाहिए उसको कि मेरी स्पीड तेज है, मेरा ये तेज है, मेरा वो तेज है, वो तो सबके पास है भैया, सब कर रहे हैं, सबने उसके ऊपर काम करना चालू भी कर दिया और 1-2 साल में लोग सीख भी गए और ट्रेंड भी कर लिया अपने आप को। लेकिन ये चीज ट्रेंड तब कर पाओगे ना जब पता होगा, जब पता होगी तब ना ये चीज ट्रेंड होगी ना, नहीं तो फिर रिग्रेट होगा भैया, रिग्रेट ही तो हो रहा है। मेंस का रिजल्ट आ गया, प्री में फेल हो गए, मेंस में फेल हो गए, अगले साल फिर से कर लेंगे तो रिग्रेट ही तो होता रहेगा, रिग्रेट नहीं होना है। तो भाई परेशानी क्या है, हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे और हमारे को चीजों को बैलेंस कैसे करना है। तो परेशानी ये है कि इस बचे हुए 21 दिन में हमें क्या करना है। तो सोल्यूशन ये है भाई कि मैं यहां पे आपको एक टू डू लिस्ट दूंगा। अब टू डू लिस्ट कैसे काम करेगी वो मैं आपको बता देता हूं। टेलीग्राम ग्रुप है अपना, इस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको यहां पे दूंगा टारगेट। अब ये जो टारगेट आपके रहेंगे, ये टारगेट आपके हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस करेंगे। आपको देखो जो भी चीजें हुई है ना, मैं आरआरबी का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं इतनी बार में, मैं आरआरबी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम पास्ट की चीजों से ही सीख पाते हैं बेटा। पास्ट की जो चीजें होती है ना वो हमारे को सिखाने के लिए सबसे बेहतर एग्जाम्पल होती हैं। जो आगे होना है वो किसी को नहीं पता, जो अभी चल रहा है उसमें जो पास्ट में हुआ है उसको बदल के अभी तुम उसको चला सकते हो, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो नहीं जानते हो तुम। इसलिए मैं आरआरबी का एग्जांपल बार बार दे रहा हूं कि जो स्टूडेंट के साथ घटित हुआ है वही सारी चीजें मैंने एनालिसिस की और वही यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। तो टेलीग्राम पे मैं यहां पे आपको टारगेट दूंगा जिससे आप अपना क्वांट, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट बेटर कर सकते हो। और साथ ही साथ में एक माहौल क्रिएट करवाऊंगा मैं आपका कि भाई इस बचे हुए 21 दिन में आपको क्या माहौल लगना है। क्योंकि 21 दिन के बाद हमारा मेंस का एग्जाम जरूर है, लेकिन उस मेंस के तुरंत अगले दिन बाद हमारा इंटरव्यू का एग्जाम है। हमारा इंटरव्यू है इसके तुरंत अगले दिन बाद, 30 नवंबर के अगले दिन से ही तुम्हारे को इंटरव्यू में लगना है। ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, और उसके बाद प्रिपेयर नहीं होता है, उस समय बैंकिंग अवेयरनेस या जीआई पढ़ते हो बस, और उसको प्रिपरेशन नहीं बोलते इंटरव्यू की। क्योंकि आपको वो नहीं पता, स्टार्टिंग में मैंने बताया था 20-22 साल से बच्चा क्या कर रहा है, 20-22 साल से क्या दिमाग में भरा पड़ा है, 20-22 साल से अरे तू ये तू तड़ाक चल रहा है, वहां पे इंस्टेंट ये चीजें नहीं निकल जाएंगी। कंप्यूटर नहीं हो, आपके फोल्डर पे क्लिक किया और तुरंत खुल गया। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा 20-22 साल से जो आपके दिमाग में है ना, आपका आंसर भी उसी तरह से निकलेगा। अगर आप बड़बोले हो तो आप वहां पे बड़बोला ही करोगे अपनापन, आप वहां पे शांत नहीं बैठ पाएंगे। या शांत रहते और अगर बैठोगे ना तो वो बनावटी लगेगा, तो आपको बनावटी भी नहीं लगना है। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगी। बैंकिंग का एग्जाम कुछ इस स्ट्रक्चर पे चल रहा है भाई आजकल, कुछ इस स्ट्रक्चर पे चल रहा है। तो टू डू लिस्ट क्या है भाई, इसका सॉल्यूशन क्या है, टेलीग्राम पे मैं आपको टारगेट दूंगा। टारगेट में हमारी कुछ लाइव क्लासेस होंगी, कुछ पुरानी क्लासेस होंगी, कुछ आपके लिए यहाँ पे कंटेंट होगा, पीडीएफ के फॉर्म में होगा, कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे आपको देता रहूंगा, जिससे कि आपका क्वांट और रीजनिंग का तो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी जीए और इंग्लिश के लिए आपको वो चीज समझना पड़ेगी। क्वांट और रीजनिंग के लिए अब जैसे सीए यानी कि हमारा क्रिटिकल रीजनिंग, सॉरी क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे दूंगा, क्लासेस भी होंगी, कुछ मैराथन क्लासेस होंगी, कुछ यहाँ पे कंटेंट होगा, कुछ क्रिटिकल रीजनिंग की बेसिक सी चीजें होंगी जो आपको करना है शायद, है ना। फिर हमारी डीआई की मैराथन हो गई, पजल की मैराथन हो गई, अर्थमेटिक की मैराथन हो गई, प्लस उसके साथ में हमारा क्यूएसएस हो गया, क्यूएसएस कैसे लगाते हैं। और इसी क्यूएसएस के साथ में मैंने यहाँ पे आपको एक लाइव मॉक लगवाया था, वो लाइव मॉक आपने देखा या नहीं देखा आई डोंट नो, लेकिन यूट्यूब पर पड़ा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। क्यूएसएस किस तरह से लगाई जाती है, क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल हमारे को आना चाहिए। हमारे को स्किल की कमी है एग्जाम में, हमारे को सब्जेक्ट की कमी नहीं है, हमारे को मेथड की कमी नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड सबको आते हैं, सब्जेक्ट सबको पता है भाई, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए में क्या पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा, स्किल नहीं पता भाई। स्किल क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमारे को उस पूरे दरमियान में करना क्या होता है नोटिफिकेशन के बाद, हम उस चीज से लैग कर रहे हैं पता है। हमारा एग्जाम उस वजह से नहीं निकल रहा है पता है। और ये है तुम्हारा सबसे बड़ा गेम, दिस इज द न्यू गेम, न्यू गेम ऑफ द आईबीपीएस इज टाइम। वो सिर्फ तुम्हारे टाइम के साथ खेल रहा है। अब इस टाइम में ना तुम अपनी स्पीड तेज नहीं कर सकते। जैसे सेक्शनल टाइमिंग होता है ना, उसमें लोग बोलते हैं अपनी एक्यूरेसी सही कर लो, स्पीड तेज कर लो, एग्जाम निकल जाएगा। अरे हवा में निकलता है क्या एग्जाम? वो अब ऐसे टाइम के साथ में खेल रहा है तुम्हारे, जिस टाइम की कैलकुलेशन तुम्हारे पास है ही नहीं दिमाग में। क्या? जितना लेट रिजल्ट उतना जल्दी मेंस, बच्चा आधे से ज्यादा वहीं आउट, बिना पेपर दिए। अब इस गेम को कैसे जीतोगे आप? इस गेम में कौन खिलाड़ी है, कौन ओपोनेंट है? ओपोनेंट टाइम है। तुम टाइम को कैसे जीत सकते हो यार? टाइम को जीत सकते हो अगर उस टाइम के अनुसार अपने आप को ढाल लिया तो, उसके अनुरूप अगर अपने आप को ढाल लिया ना,
तो टाइम के हिसाब से आप जीत सकते हो, टाइम से जीत सकते हो। अदरवाइज़ एग्ज़ामिनर जीत रहा है भाई, आईबीपीएस जीत रहा है, हर बार जीत रहा है और उसको पता है कि भाई कैसे स्टूडेंट्स को फ़िल्टर करना है। स्टूडेंट्स वही उसके पास आएँगे जिनको ये सारी चीज़ें पता है या जो ये सारी चीज़ें जानते हैं और इसीलिए वैकेंसी भी उसी हिसाब से आती है और बच्चा भी फिर उसी हिसाब से सिलेक्ट होता है और जो फेल होता है उसके पास सिर्फ़ एक ही रीज़न होता है, शायद मेरा क्वांट अच्छा नहीं है, शायद मेरा रीज़निंग अच्छा नहीं है, शायद मेरा जीए अच्छा नहीं है। तो बस उनके पास वो शायद, रिग्रेट, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। एक समय पे उस स्टूडेंट के दिमाग में जोश था लेकिन साल अंत होते ना वो रिग्रेट में तब्दील हो जाता है। और वही इस साल ना हो, इस वजह से ये वीडियो है और वही अगली साल भी ना हो, उस वजह से ये वीडियो है। अगर आपकी तैयारी 2025 के लिए है, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो 2025 को टारगेट कर रहा है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहले दिन से इस चीज़ को अप्लाई करना चालू करो और जो भी लोग आईबीपीएस, पीओ मेंस देने जा रहे हैं ना, वो इस चीज़ को ज़रूर से फॉलो करेंगे। इस 21 दिन में मेरे अनुसार चलो, आपको भरोसा रखना पड़ेगा मेरे ऊपर और अगर नहीं रख रहे हो भरोसा तो कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम पे कि सर रिजल्ट आ चुका है, आपको पता नहीं पड़ा, हमको पता पड़ गया। ठीक है भाई, तो मुझे आपके दौरान पता पड़ जाएगा रिजल्ट। या तो फिर फ़ोन ऑन भी कर सकते हो, जैसे फ़ोन करते हैं ना, रिजल्ट कब आएगा मैम, रिजल्ट कब आएगा सर, तो वो भी आप कर सकते हो लेकिन मेरे को बता देना। क्योंकि मुझे पता नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि भाई मैं तो बिज़ी हूँ पढ़ाने में और मेरे जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ने में बिज़ी हैं, तो वो भी मुझे नहीं बता पाते हैं। तो मुझे पता कैसे पड़ेगा? पता मुझे उनसे पड़ेगा जो फ्री होते हैं, जिनको लगता है कि इन सभी चीज़ों से सब कुछ होता है। तो आप लोग मुझे बस एक बार बता देना कि सर रिज़ल्ट आ चुका है या फलाने का नोटिफ़िकेशन आ चुका है या मेरे को लिंक दे देना। ये आपको करने में अच्छा लगता है, तो आप ये कर देना। क्योंकि मैं अपना काम करूँगा। मेरे को इसे सही रखना है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास 1 घंटे बाद भी आएगी ना, तो भी चलेगा। अगर रिजल्ट आ गया अभी आज मान के चलो और 1 घंटे बाद भी मेरे को पता पड़ेगा ना, तो भी रिजल्ट रिजल्ट ही रहेगा। वो रिजल्ट किसी और चीज़ में तब्दील नहीं हो जाएगा। अदरवाइज़ जो भी लोग फ्री हैं, वो मेरे को एक बार बता देना कि सर ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक है? अदरवाइज़ आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना है और 21 दिन तक जैसे मैं चलाना चाहता हूँ ना, उस तरीके से चल लेना। अब यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे सर हमारे पास पेड क्लास नहीं है, क्या आप पेड में कोई टारगेट दोगे? तो भैया ये टेलीग्राम पे टारगेट होगा। जो लोग पेड क्लास अफोर्ड कर सकते हैं, वो बिल्कुल करिए क्योंकि पेड में तो फिर आउटस्टैंडिंग चीज़ें होती हैं। और जो नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे भी मैं यहाँ पे आपको बताया ना कि टारगेट दूँगा तो यहाँ पे लाइव क्लासेस भी आएँगी और कुछ क्लासेस जो पहले हो चुकी हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसके मैं टारगेट्स आपको दूँगा और इवन कुछ लाइव क्लासेस के भी मैं टारगेट दूँगा। कहाँ मिलेंगे ये टारगेट उसको मैं बता देता हूँ। ये टारगेट आपको मिलेंगे ये टेलीग्राम ग्रुप पे अगर किसी ने जॉइन नहीं किया है तो @यशराज सिंह चौहान सर्च करके आप सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से ग्रुप में आ सकते हैं और ये टारगेट वीडियो के बाद से ही आपके चालू हो जाएँगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर से भी पीछे रह जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये वीडियो देख लिया और किसी दूसरे वीडियो को सर्च कर रहे हो और सोच रहे हो कि यार अब कोई 20 दिन की स्ट्रैटेजी मिल जाए, अब कोई 19 दिन की स्ट्रैटेजी मिल जाए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्ट्रैटेजी से कहीं लाख गुना अच्छा है मैं आपको बताऊँ। अगर आप उस एक चीज़ को समझोगे ना, तो ये कर सकते हो। सॉल्यूशन एक इसका यही है कि 21 दिन आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना है और 21 दिन में चीज़ें बदल सकती हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। हम 21 दिन में चीज़ों को बदल सकते हैं। और अगर बदलाव की आवश्यकता है, तो बिल्कुल बदलिए और नहीं है अगर आपको बदलाव की आवश्यकता और आपको लगता है कि नहीं यू आर द बेस्ट, मेरे से बेस्ट कोई नहीं हो सकता, तो आप उसी पथ पर चलिए। शायद से आपको ईश्वर जो है अच्छा ही दे और मैं तो चाहता ही हूँ कि आपका अच्छा ही हो। और अगर ज़रूरत है, तो बदलाव ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये रही हमारी एप्लीकेशन, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे पेड बैच होता है। पेड बैच हमारा अभी आईबीपीएस के लिए चल रहा है, आईबीपीएस पीओ मास्टरी बैच, बहुत शानदार उम्दा बैच चल रहा है। क्वांट एंड रीजनिंग में बहुत बढ़िया तरीके से क्यूएसएस बताता हूँ यहाँ पे मैं और एक टीचर की खासियत और एक टीचर की ज़रूरत यही होती है कि वो आपको अप्रोच सिखाता है भाई। मॉक और खुद की स्टडी आपको अप्रोच नहीं सिखा सकती और इसलिए आपको एक टीचर की आवश्यकता होती है, क्योंकि टीचर आपको वो बता सकता है जो शायद आप लोग नहीं सोच पा रहे हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय श्री राम।